चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज जो चल रहा है। ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों वाले छात्र देख सकते हैं। और इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग जो देखेंगे ये आज हम लिख दिए हैं हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन है, पंचायती राज का है, बिहार का बजट टोटल देखेंगे और महासागर या जलधारा को देखने वाले हैं। और इसके अलावा कई चीज़ और है तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये आपका जो है याद रखते हैं होमवर्क सीरीज कितना है, 36 है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाता है, तो जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग से हमने एक बात पूछा कि क्या बिहार पुलिस का जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है ज्ञान बिंदु में वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको कमेंट करनी है। तो तब आपसे डेली जो है कल सुबह से आपका 8 AM में, सुबह में जो है 9 AM में आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ से। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार बजट 2025-26 कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो यहाँ पर बात किसका किया गया है, बिहार बजट। तो बिहार बजट 2025-26 बोल सकते हैं कब पेश किया गया था, तो 3 मार्च को किया गया था। कब किया गया था, 3 मार्च को किया गया था। और 2025 में किया गया था। कब किया गया था, 3 मार्च 2025 को। और करने वाले कौन थे, सम्राट चौधरी थे। क्या बोलेंगे, सम्राट चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं बात करेगा बिहार का। बिहार का जो है सबसे पहला बजट कब पास हुआ था, पहला बजट की बात करेंगे। ये बजट जो है सबसे पहले कब पास हुआ था, 1950-51 में। और करने वाले व्यक्ति कौन थे, व्यक्ति का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखनी है अनुग्रह नारायण सिंह। क्या बोलेंगे, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद आपको रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार बजट क्या बोल रहा है, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्राथमिकता दी गई है। ये दिया गया है शिक्षा को। किसको दिया गया है, शिक्षा को दिया गया है। और दूसरे नंबर पे बात अगर की जाए तो ये किसका दिया गया है, तो याद रखनी है महिला सशक्तिकरण। क्या बोलेंगे, महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। वहीं पर बात करेंगे अगर भारत का बजट की बात करेंगे, भारत का जो बजट है, भारत का बजट जो है 2025-26 सबसे अधिक जो है किसको प्राथमिकता दिया गया है, तो याद रखनी है वो दिया गया है रक्षा को। किसको दिया गया है, डिफेंस को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया तथा कितनी राशि मुहैया की गई। तो ये जो है अभी तुरंत हमने बताया शिक्षा पर सबसे अधिक किया गया है। और अगर पूछा जाएगा कि कितना राशि, तो याद रखनी है 6,964 करोड़। क्या बोलेंगे, सॉरी 60,964 रुपया जो है आवंटित किया गया है। और भारत में किस में किया गया है, रक्षा पर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बजट 2025-26 में बिहार राज्य पथ निर्माण निगम में, परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 33%। क्या बोलेंगे, 33%। वहीं बात करेंगे बिहार में, अगर बात करेंगे पंचायती चुनाव में, क्या बोलेंगे, बिहार में अगर पंचायती चुनाव में बात करेंगे महिला के लिए कितना प्रतिशत है, तो डायरेक्ट 50% है। कितना है, 50% हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर बात करेंगे अभी जो है वर्तमान में जो है एक बोल सकते हैं विधेयक आया था, विधेयक आया था नया संसद भवन में। पहला विधेयक जो आया था वो 128वां विधेयक था। ठीक है, और बिल बोल सकते हैं 128वां था। और विधेयक की बात करेंगे तो 106वां बिल विधेयक था। और बोल सकते हैं इसमें किसकी बात किया गया है, नारी बंधन योजना का। क्या बोलेंगे, नारी बंधन योजना की बात किया गया है। और लोकसभा और बोल सकते हैं विधानसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया महिला के लिए 30% का। कितना का, 30% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बजट 2025-26 में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा, तो ये बिहार के बेगूसराय में खोला जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, बिहार के बेगूसराय जिला में खोला जाएगा। तो ये एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बजट 2025-26 में बिहार के किस जिले में महिला हाट खोले गए, तो ये पटना में खोला गया। कहाँ पर खोला गया, पटना में खोला गया। ठीक है, और यहीं पर याद रखनी है डिजिटल जोन। क्या बोलेंगे, सॉरी डिजिटल जोन नहीं, डिजिटल जिम। डिजिटल जिम की उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया, तो ये भी पटना में किया गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत बिहार बजट में 7 निश्चय योजना के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया, मतलब 7 निश्चय योजना के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया, ये चीज पूछा गया। तो बोल सकते हैं 5976 करोड़ बजट की बात किया गया है। कितना की बजट की बात किया गया है, इतना। और ये कब क्या आया था, तो याद रखनी है 2016 में, 2016 में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बिहार बजट 2025-26 घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए किस स्तर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया गया, तो बोल सकते हैं प्रत्येक पंचायत स्तर पर। क्या बोलेंगे, प्रत्येक पंचायत स्तर पर। ठीक है, प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है एक कन्या विवाह का निर्माण किया जाएगा। चलिए
आगे की बात करेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो कल भी हमने आपको बताया था कि वित्तीय वर्ष कितना है, 2.78 करोड़ था, ठीक है? 2.78 लाख करोड़ था। और अगर बात करेंगे ये 2025-26 में कितना हो गया था, तो 3.7 लाख करोड़ हो गया था, ठीक है? अब इसका जब अंतर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 38,169 करोड़ हो जाएंगे। इसको एक बार आप लोग करिएगा, 38,169 करोड़ जो है ये अंतर हुआ था, मतलब वृद्धि इतना ही हुआ है, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। बजट 2025-26 के तहत बिहार सरकार पटना में किस किस चीज का उद्घाटन किया गया है, ये चीज पूछा गया। अभी तुरंत एक चीज तो आपका प्रश्न ही आया था, महिला हाट का किया गया। और दूसरा की बात करेगा तो अभी तुरंत हमने आपको बताया डिजिटल जिम का, क्या बोलेंगे, डिजिटल जिम का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, पटना में, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के तहत बिहार सरकार किस बीमारी के उपचार के लिए एक सोसाइटी स्थापित करेगा? तो ये कैंसर उपचार के लिए, किसके लिए, कैंसर उपचार के लिए। और कैंसर का कौन सा है, तो याद रखनी है, कोवाल्ट 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोवाल्ट 60 हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने एससी एसटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या बदलाव किया? सभी को जो है याद रखनी है, दुगुना कर दिया। सभी को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, ठीक है? तो ये याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2025-26 में किस नई परिवहन सेवा की शुरुआत की घोषणा किया? किस नई परिवहन सेवा की स्टार्ट किया है? तो एक जो है याद रखनी है, पिंक बस स्टार्ट किया है। और ये किसके लिए है, तो याद रखनी है, महिलाओं के लिए। क्या बोलेंगे, महिलाओं के लिए ये परिवहन स्टार्ट किया गया है। आगे की बात करेंगे। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में किस एक हवाई अड्डे को 3 माह में शुरू करने की घोषणा किया है? तो बोल सकते हैं पूर्णिया हवाई अड्डा। क्या बोलेंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट। पूर्णिया एयरपोर्ट को जो है महज 3 महीनों में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रिवीजन सीरीज है। 20 वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितना का वृद्धि का अनुमान लगाया गया, कितना का लगाया गया, 3.8% का, ठीक है? आगे की देखिए, 2026 में वास्तविक जीडीपी का अनुमान क्या था, 6.8। हमने भी बताया था कल आपको। दूर संचार और सेवा क्षेत्रों में भारत का स्थान क्या है, तो दूर संचार और इसमें जो है क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर का हो जाएगा। आगे की बात देखिए, अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो को 2 मिशन कौन कौन, कल भी बताया था। एक हो जाएगा आपका गगनयान, ये जो है कल का पूछा है, डेली डिवीजन दे दिया जाता है। और एक हो जाएगा चंद्रयान 4, ठीक है, कल हमने आपको पढ़ाया भी होगा। आगे बढ़े, 2025 में खाद्य दृष्टिकोण से किस योजना में मौलिक बदलाव किया गया, मतलब मौलिक बदलाव जो किया गया ये किस में किया गया, तो याद रखनी है, पीएम गरीब किसान, बोल सकते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है। चलिए, जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल जल आपूर्ति मिली, तो याद रखनी है 12 करोड़ परिवारों को, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। किसी राज्य में, यहाँ पर किसी लिखे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखनी है, जब एक आप पढ़िएगा विधानमंडल, क्या पढ़िएगा, विधानमंडल। विधानमंडल का 2 भाग होता है, कितना भाग होते हैं, विधानमंडल के अंग की बात करेगा तो अंग 3 हो जाता है, लेकिन इनका सदन की बात करेगा 2 सदन होता है। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा की संरचना की बात जो है 170 आर्टिकल में की गई है। वहीं विधान परिषद की प्रावधान की बात करेंगे, प्रावधान की बात करेंगे तो ये कितना में किया गया है, 169 आर्टिकल में किया गया है। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 169। वहीं इसका जो बोल सकते हैं ये जो संरचना होगा, संरचना जो होगा इसकी बात किया गया है 171 में, 171 में किया गया है, ठीक है? अब देखिए, विधान परिषद और विधानसभा जो दोनों जिस जिस राज्य में दोनों रहते हैं, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक विधानमंडल, क्या बोलेंगे, द्विसदनात्मक नात्मक विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और ये कितना में है, तो याद रखनी है, कुंभ 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंभ 8 हो जाएगा, ठीक है? तो के से हो जाएगा कर्नाटक, क्या बोलेंगे, के से हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और एसटी से हो जाएगा तेलंगाना, क्या हो जाएगा, तेलंगाना। यही जो है 6 राज्यों में बोल सकते हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात की गई है। चलिए
आगे की बात करेंगे, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1674 ईस्वी में किया था। और 1674 ईस्वी में कहाँ पर करवाया था? रायगढ़ में करवाया था। और रायगढ़ में जो कहाँ से पंडित आए थे? तो याद रखनी है, वाराणसी से पंडित आए थे। और पंडित का नाम आपको याद रखनी है, गंगा भट्ट। क्या बोलेंगे? गंगा भट्ट के द्वारा जो है राज्याभिषेक करवाया था। और जिस दिन इनके जो है राज्याभिषेक करवाया शिवाजी ने, उस दिन जो है इसने अपना बोल सकते हैं, इससे पहले जो है 1664 ईस्वी में जो है और 1670 ईस्वी में इनके द्वारा 2 बार जो है सूरत को लूटा गया था। किसको लूटा गया था? सूरत को लूटा गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? देखिए टोटल कितने थे? 552 थे। 552 रियासत टोटल हुए। ठीक है, और 552 रियासत में 549 रियासत को बोल सकते हैं ये शामिल विलय हो गया ऑटोमेटिक अपने अपने मन से भारत में। लेकिन 3 ऐसे रियासत से जो कि विलय नहीं हुआ। एक आपका था हैदराबाद। क्या बोलेंगे? हैदराबाद। और एक था आपका जम्मू कश्मीर। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और एक आपका जो था जूनागढ़ था। क्या था? जूनागढ़ था। ठीक है, तो हैदराबाद को मिलाया पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जम्मू कश्मीर को मिलाया बोल सकते हैं इसको जो मिलाया विलय पत्र के द्वारा, और जूनागढ़ को जो मिलाया जनमत संग्रह के द्वारा। तो इसमें जो बताया गया था किसके द्वारा जो है इसको मिलाया गया था, जूनागढ़ रियासत की संघ की स्थापना कब किया गया था? तो ये चीज पूछा गया है। ये किया गया था 1948 को। और इसका बोल सकते हैं यहाँ का शासक कौन था? महावत खान था। कौन था? महावत खान था। महाबत खां में जब जनमत संग्रह करवाया गया तो इसने जो है अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर अपना कुत्ता लेके जो है ये चल गए बाहर। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। विषुव की एक घटना एक वर्ष में कितनी बार आती है? तो 2 बार आती है। कितनी बार आती है? 2 बार आती है। एक आता है बसंत विषुव। ठीक है, और एक आता है आपका शरद विषुव। क्या आता है? शरद विषुव आता है। बसंत विषुव की बात करेगा तो ये कब आता है? लगभग जो है बोल सकते हैं 21 सितंबर को आता है, सॉरी 21 जून को आता है। और शरद विषुव की बात करेगा तो ये 23 सितंबर को आता है। कब आता है? 23 सितंबर को आती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकृत किया गया है? तो 359 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें जो है आपातकाल की बात किया गया, सीधा तौर से समझिए आपातकाल की बात किया गया है। और आपातकाल की चर्चा संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो भाग 18 में वर्णन है। और आर्टिकल की बात करेगा तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और दूसरा की बात करेगा तो एक होता है राष्ट्रपति शासन। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन होते हैं। और तीसरे की बात करेगा तो एक होता है वित्तीय आपातकाल। कौन होते हैं? वित्तीय आपातकाल होते हैं। यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल पूछेगा तो 352 हो जाएगा। और राष्ट्रीय शासन की कौन से हैं? 356। और वित्तीय आपातकाल की बात करेगा तो 360। तो इसी में बोला गया है राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा लगेगा तो उसमें जो है मान के चलिए 14 आर्टिकल का अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय नहीं जा सकते हैं। महज 2 आर्टिकल को छोड़कर 20 और 21 का अगर उल्लंघन होता है तब आप न्यायालय जा सकते हैं। यही आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के पूर्वोत्तर के कितने राज्य में स्वायत्त जिला परिषद की बोल सकते हैं स्थापना की गई है? तो 4। कितना बोलेंगे? 4। इसको याद करने का तरीका है AMTM। क्या बोलेंगे? AMTM। ठीक है, ए से हो जाएगा असम। ठीक है, असम हो जाएगा। एम से हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। टी से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, और एम से हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे की बात करेंगे। संविधान के 8वीं अनुसूची के मूल रूप में कितनी भाषाएं वर्णित थी? तो देखिए मूल रूप से अगर बात करेगा तो 14 भाषा थी। कितना थी? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में कितना भाषा हो जाएगा? 22 भाषा हो जाएगा। तो 8 भाषा क्या हुआ? 8 भाषा जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया? संशोधन करके। क्या जोड़ करके? संशोधन करके। तो इसमें जो कौन कौन से भाषा जोड़े गए तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। देखिए पहला जो संशोधन हुआ याद रखनी है, बोल सकते हैं पहला जो संशोधन हुआ तो 15वीं भाषा को जोड़ा गया। और 15वीं भाषा कौन हुआ? सिंधी। ये जो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1968 के द्वारा। उसके बाद जो है 3 भाषा जोड़ा गया। 15 से बढ़कर कितना हो गया? 18। उसको याद करने का ट्रिक है नमक। मतलब बोल सकते हैं इससे जो है ये भाषा जो होगा नेपाली होगा,
मणिपुरी होगा, ठीक है, और एक आपका कोंकणी हो जाएगा। इसको जो जोड़ा गया कौन संविधान संशोधन करके, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो फिर भाषा जोड़ा गया, 4 भाषा को जोड़ा गया, तो 18 4 कितने हो गए 22। उसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या है बोडमास, BO से हो जाएगा बोडो, क्या हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोंगरी, क्या बोलेंगे बोडो डोंगरी, MA से हो जाएगा मैथिली, क्या बोलेंगे मैथिली, और S से हो जाएगा संथाली। इसको जो जोड़ा गया तो याद रखनी है, इसको जो जोड़ा गया बोल सकते हैं 71 और 21 को जब जोड़िएगा, ये जो है 21वां संविधान संशोधन, 71 21 को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से। देखिए निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेगा तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं बात करेगा राज्यसभा में सीटों का विवरण जो है कहाँ से लिया गया है, सीटों का विवरण की बात करेगा तो ये लिया, सॉरी, राष्ट्रपति जो है मनोनीत जो करेंगे, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति जो मनोनीत करेंगे वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और ये किस आर्टिकल के द्वारा, 80 के क्लाउज 3 के द्वारा जो है राष्ट्रपति 4 भागों से बोल सकते हैं मनोनीत करते हैं, और इसमें कुल 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। वो कौन करते हैं तो याद रखनी है, साहित्य हो गया, ठीक है, कला हो गया, और बोल सकते हैं विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, और बोल सकते हैं समाज सेवा। इन चार क्षेत्रों से जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, कलाई फिल्टर सिंड्रोम में केंद्रक का क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होता है, और एक बढ़ जाता है तो टोटल कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो बात करेंगे तो ये होता है 3 साल तक, या तो इसका बोल सकते हैं 3 साल या 70 साल तक। अब देखिए यहाँ पर से जो बात आता है मानवाधिकार आयोग, देखिए मानवाधिकार आयोग की बात करेगा तो इसका गठन कब किया गया था, मानवाधिकार आयोग का गठन महज जो है कहाँ पर किया गया था, सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, अमेरिका में। अमेरिका में इसका गठन कब किया गया था, 1946 में। और इसने जो बोल सकते हैं सार्वभौमिक रूप से जो प्रदान किया, सार्वभौमिक रूप से जो अमेरिका ने प्रदान किया मानवाधिकार आयोग को, वो कब किया गया, 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, क्या बोलेंगे, मानवाधिकार दिवस के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, संत शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। किसका थे, अकबर के समकालीन थे। और ये जो है इसका दरगाह पूछेगा कहाँ पर है, इसका अगर दरगाह की बात करेगा तो ये हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, क्या हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे, और जो है 2 सूफी संत का नाम आपको याद रखनी है। एक जो है याद रखनी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या बोलेंगे, शेख मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती को याद रखिएगा। और एक आप याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, क्या बोलेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है, जैसे देखिए शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर हो गया, फतेहपुर सिकरी। उसी तरह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया का कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली। तो ये तीनों को एकदम याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, मूल संबंधित कर वैट का सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो हरियाणा में शुरू किया गया था। कहाँ पर, हरियाणा में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया था। मैग्ना कार्टा की बात करेगा तो यह प्रकार का बोल सकते हैं फ्रांसीसी शब्द है, क्या है, फ्रांसीसी शब्द है। और इसका सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था 1215 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, ब्रिटेन। बोला गया कि कोई भी चीज अगर राजा, क्या बोलेंगे, कोई भी राजा को अगर चीज लिखकर प्रकट करेंगे, लिखकर प्रकट करेंगे तो उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है बोल सकते हैं शिक्षा के लिए जो मैग्ना कार्टा आया था, ये भी लिखकर आया था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है लिखकर आया था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आया था, 1854 को। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे, वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, भू राजस्व व्यवस्था जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था को क्रमशः भारत के कितने प्रतिशत पर लागू किया गया है। देखिए 3 व्यवस्था है तो आपको पता है, जमींदारी क्या हो जाएगा, एक जमींदारी हो जाएगा। दूसरा की बात करेगा तो ये रैयतवाड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी। और तीसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा महलवाड़ी, क्या हो जाएगा, महलवाड़ी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो 2 सवाल आपको पूछे जाते हैं, सबसे पहले कितना प्रतिशत भूभाग पर, तो जमींदारी 19% भूभाग पर। रैयतवाड़ी की बात करेगा तो 51% भूभाग पर। और
महलबारी महज 30 से 31% भूभाग पर लागू किया गया। जमींदारी को किसने किया था? तो याद रखनी है कॉर्नवालिस। क्या हो जाएंगे? कॉर्नवालिस से संबंधित हो जाएंगे। रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो याद रखनी है टॉमस मुनरो और रीड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टॉमस मुनरो और रीड हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं महलबारी की बात करेगा तो ये हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। कौन हो जाएंगे? हॉल्ट मैकेंजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। पश्चिमी बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पर बात करेगा चेरी ब्लॉसम। क्या बोलेंगे? चेरी ब्लॉसम कहाँ की है? तो याद रखनी है ये हो जाएगा कर्नाटक का। कहाँ का हो जाएगा वर्षा? तो याद रखनी है कर्नाटक का। वहीं बात करेंगे आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल का। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? 71 आर्टिकल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में भाषाई आधार पर गठित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो नीलमा संजीव रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नीलमा संजीव रेड्डी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नीलमा संजीव रेड्डी याद रखिएगा भारत का बोल सकते हैं बोल सकते हैं निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत का एकमात्र व्यक्ति कौन है? नीलमा संजीव रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल है? तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये चीज़ पूछा गया। तो इसमें देश हो जाएगा आपका सबसे पहले याद रखने का म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो लाओस हो जाएगा, ठीक है। लाओस हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे तो एक थाईलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा मूल्य निर्धारण योजना को लागू किया गया? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा खिलजी वंश के बोल सकते हैं सेना मतलब शासक थे। और इसके द्वारा जो है बोल सकते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया गया था। क्या बोलेंगे? बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। बोल सकते हैं खुली सेना किसने बोल सकते हैं खुली सेना का गठन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके द्वारा जो है अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अलाई दरवाजा का निर्माण भी इसी के द्वारा। इसने जो है बोल सकते हैं हुलिया प्रथा किसके द्वारा लाया गया? हुलिया प्रथा को इसी के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सेना को नगद वेतन किसने दिया? सेना को बोल सकते हैं नगद वेतन देना किसने प्रारंभ किया? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी के किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। याद रखनी है सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने लिया? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसके द्वारा लिया गया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। इसके इसके द्वारा बोल सकते हैं दक्षिण भारत में जो ये अभियान किए थे ये किसके नेतृत्व में? तो मलिक्का कपूर के नेतृत्व में। इसको हम लोग हजारी दिनारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्ययन की सुगमता के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। और एक आप बोल सकते हैं जैसे आपका हो जाएगा कोशिका द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव हो जाएगा, ठीक है। और एक आप बोल सकते हैं कोशिका विभाजन के आधार पर। क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये 1942 ईस्वी में किया गया था। और प्रथम डिवीजन हम कल भी बिहार पुलिस में बताए थे कौन किए थे? कैप्टन मोहन सिंह किए थे। क्या बोलेंगे? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं 1943 में जो है इसका गठन किसके द्वारा हाथ में सौंप दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखनी है कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो अहमदाबाद से। कहाँ पर? अहमदाबाद से किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखनी है 12 मार्च 1930 को। क्या बोलेंगे? 12 मार्च 1930 को दांडी से क्या साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है पैदल यात्रा चलता है। और इसमें कुल कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। और एक महात्मा गांधी थे। टोटल कितने हो गए? 79 हो गए। और ये जो है कब पहुंचते हैं दांडी? तो 6 अप्रैल 1930 को। और इस दिन क्या बोले? तो नमक कानून का
नमक कानून को तोड़ दिया, उल्लंघन, और इसी दिन जो है क्या स्टार्ट किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो ये याद रखिएगा, राइट आंसर तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, अधिनियम 1919 के द्वारा सुधारों की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो बोल सकते हैं साइमन कमीशन का गठित किया गया था। क्या बोलेंगे, साइमन कमीशन जो है गठित किया गया था। साइमन कमीशन तो पहली बार लौट कर चल गए थे 1928 ईस्वी में, फिर से ये वापस 1928 में ही आए, और इसमें जो है इसका जो है विरोध किया गया। क्या किया गया, विरोध किया गया, और विरोध के चलते ही याद रखिएगा लाला लाजपत राय, क्या बोलेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी से चोट खाने के द्वारा, और ये किसके द्वारा होता है, सैंडर्स की लाठी, क्या बोलेंगे, सैंडर्स की लाठी। फिर जो है इनको 1928 में ही किनके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा जो है मार दिया जाता है। फिर भगत सिंह को जो है बोल सकते हैं 23 मार्च, क्या बोलेंगे, 23 मार्च 1931 को जो है इन्हीं के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, सिंचाई आयोग, फ्रेजर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो ये करजन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, करजन हो जाएंगे। करजन के संबंधित याद रखनी है एक और चीज, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखनी है 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, जिसमें बंगाल को दो भाग में बांट दिया, एक पूर्वी एक पश्चिमी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो बोल सकते हैं विशेष प्रकार का, बोल सकते हैं स्नानागार। क्या बोलेंगे, स्नानागार हो जाएगा। ठीक है, स्नानागार यही बात करेंगे, याद रखनी है विशेष प्रकार का स्नानागार। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का बोल सकते हैं हड़प्पा घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्या बोलेंगे, मृतकों का टीला होता है, और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा, और इनका खोज कब किया गया था, 1922 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पन लिपि से बड़े आकार के 10 चिन्हों का साक्ष्य किस स्थल से मिला है, तो 10 चिन्हों का साक्ष्य जो है किस स्थल से मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा ये जो 10 चिन्हों का साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, आगे की बात करेंगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ करता था, तो लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है, भारत में बात करेगा तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा राखीगढ़ी हो जाएगा, और वहीं पूरे अगर भारत हड़प्पा की बात करेगा सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, तब आपका अभी तुरंत हमने बताया मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा स्थल सिंधव स्थल के नगर दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्रचार के पूरे नगर को दीर्घीकृत किया था, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये लोथल हो जाएगा। लोथल की बात करेंगे तो लोथल कहाँ पर है, तो याद रखनी है गुजरात में है। कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। लोथल का खोज किसने द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है ये किया गया था, बोल सकते हैं रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। और ये किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है, और यहाँ से जो है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। क्या बोलेंगे, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के किन तीन स्थलों में की नगर नियोजन लगभग समान है। सिंधु सभ्यता के किन तीन स्थलों की नगर नियोजन लगभग समान है, तो एक याद रखिए आप कालीबंगा। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, बोल सकते हैं बनवाली। क्या हो जाएगा, बनवाली। और तीसरे की बात करेगा तो ये हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा का खोज किसके द्वारा किया गया, तो बोल सकते हैं कालीबंगा का खोज जो किया जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा। बनवाली का खोज किसके द्वारा किया गया, बनवाली की खोज की बात करेंगे तो बनवाली का खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखनी है बनवाली की खोज की अगर बात करेगा तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया, और लोथल का भी तुरंत हमने बताया रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से बकराकार ईंट मिली है, तो बकराकार ईंट जो है कहां से मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चनहुद्रो से मिला है। कहां से मिला है, चनहुद्रो से मिला है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है, तो एक आपका हो जाएगा दयाराम सहनी। क्या हो जाएगा, दयाराम सहनी। और एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है, राखलदास बनर्जी। क्या हो जाएगा, राखलदास बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन की सभ्यता। क्या बोलेंगे? चीन की सभ्यता। और इसी का नाम होता है, याद रखनी है, सुमेरियन की सभ्यता। क्या बोलेंगे? सुमेरियन की सभ्यता को नाम से जानते हैं। आगे की बात करेंगे, लेखन कला को उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन हो जाएगा? तो ये भी चीन की सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन की सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है? तो पंचायत की संरचना के बारे में 243 का सी बात करेगा। सी फॉर संरचना तो याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा भारत में कितने स्तरीय प्रणाली, बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, पंचायत का। और 74वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसमें जो है किसका निर्माण किया गया? तो याद रखनी है, नगर पालिका का। क्या बोलेंगे? नगर पालिका का निर्माण किया गया। ठीक है, और कितने स्तरीय की बात करेंगे? तो त्रिस्तरीय प्रणाली की नींव डाली। आगे की बात करेंगे, 2 अक्टूबर यहाँ पर होगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये किया गया था। और बोल सकते हैं ये जो है किस आधारित पर था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, चलिए संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, ये चीज पूछा गया है। तो यहाँ पर से 73वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया है, ये चीज पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पंचायत के बारे में कौन सा अनुच्छेद की बात किया गया है? तो ये हो जाएगा 243 का ए से लेके बोल सकते हैं 243 का ओ तक जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया? तो याद रखनी है, एल एम सिंघवी समिति। क्या बोलेंगे? एल एम सिंघवी समिति। और एल एम सिंघवी समिति कब आता है? 1986 में। और इसी के द्वारा जो है पंचायत को, याद रखनी है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या बोलेंगे? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आधिकारिक तौर पर कब और कहाँ लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री को उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो ये जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? बलिया से। कहाँ पर? बलिया, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब स्वीकार किया गया था? देखिए इसका गठन की बात करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। इसने जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया? 1958 को। और इसका जो है बोल सकते हैं कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकास परिषद कब स्वीकार किया? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों का विस्तार करने में सक्षम बनाया गया? तो कौन सा भाग? 9। क्या बोलेंगे? 9 भाग। और 9 का क में किसकी बात किया गया है? तो याद रखनी है, नगर पालिका की। क्या बोलेंगे? नगर पालिका की बात किया गया है। और 9 के ख में किसकी बात किया गया है? भाग 9 के ख में सहकारी समिति की बात। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सहकारी समिति की बात किया गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्ति की गई? तो लोकतंत्र के बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति। क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। किस विधेयक के तहत पहली बार पंचायती सदस्यता को संवैधानिक बनाने का प्रयास किया गया लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया? तो ये 64वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये कब लाया गया था? तो 1989 में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया? तो 9 का को। क्या हो जाएगा? भाग पूछ रहा है तो 9 का को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों से अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया? यानी किस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के क्षेत्र स्थानांतरित किया गया? तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, 1919 का अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। भारत में आधुनिक पंचायती राज का पिता किसे कहा गया? आधुनिक पंचायती राज का पिता किसे कहा गया, ये चीज पूछा गया है। तो राजीव गांधी को कहा गया। किसको कहा गया? राजीव गांधी जी को कहा गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य बिल आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो राज्य
वित्त प्रदान करने के लिए, तो 243 का इनकम आयु हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थानीय स्वशासन को कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो 1882-81 में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हो जाएंगे? रिपन हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कैम्ब्रल के नाम से लोकप्रिय है? ये चीज पूछा गया। तो यूरोप का जो है बोल सकते हैं कौन सी जलधारा जो है ये बोल सकते हैं लोकप्रिय, तो याद रखनी है गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। और एक गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा। आगे की बात करेंगे, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा क्यूरोसिरो की धारा। क्या बोलेंगे? क्यूरोसियो की धारा हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? याद रखनी है, एक बोल सकते हैं गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा। और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, पेरू की जलधारा को। पेरू की धारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम्बोल्ट की जलधारा से जानते हैं। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं ठंडी जलधारा है। आगे की बात करेंगे, लेब्राडोर की अन्वेषण धारा और गल्फ स्ट्रीम हॉट द्वारा एक दूसरे कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ग्रांड, क्या बोलेंगे? ग्रांड बैंक में स्थित है। और इसमें जो है बोल सकते हैं इस जगह जो है मछली की उत्पादन सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अक्लूहास की धारा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, हम्बोल्ट की धारा पेरू हो जाएगा, लेब्राडोर कनाडा हो जाएगा, और फोकलैंड कहाँ पर हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस नदी के तट पर पाई जाती है? तो ये चीज पूछा गया कि किस नदी के तट पर। तो बोल सकते हैं पूर्वी भाग भी बोला जाता है, या तो इसको उत्तर पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तर पूर्वी भाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में समुद्री तल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? देखिए, उतार जब ऊपर चलेगा तो उसको हम लोग ज्वार के नाम से जानते हैं। और ये नीचे जब आएगा तो उसको हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अल-नीनो के तट पर, डैश के तट पर एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को क्या नाम दिया गया है? ये चीज पूछा गया। क्या नाम दिया गया है? पेरू का तट। क्या बोलेंगे? पेरू का तट बोला गया है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर महासागरीय गर्म जलधारा नहीं, ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये गलत हो गया। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वो मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र प्रदान होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, ग्राउंड बैंक के नाम से जानते हैं। ये सही हो जाएगा। ठंडी महासागरीय धारा ध्रुवों की ओर चलती है, नहीं, ठंडी भूमध्य रेखा की ओर चलती है। और गर्म सागरीय महाधारा जो है ध्रुवों की ओर चलती है। ये दोनों अपने आप में उल्टा है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म बोल सकते हैं महासागर है? यही हो जाएगा कुरोशियो करंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो है कल का होमवर्क सीरीज है, इसको भी पढ़ के आनी है, आपको टोटल चीज करवा दिया जाएगा। और अगर संडे को जो है आपका फुल लेंथ जो है 100 नंबर का आएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको सुबह हम करवा देंगे। लेकिन कल से जो है बोल सकते हैं, कल जो है एक 7 अगस्त का बच गया है बिहार पुलिस का, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ओरिजिनल पेपर है। उसके बाद जो हम लोग तैयारी करेंगे वो जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।